लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम ऑल माय एटम्स इन दिस सेशन। तो स्टूडेंट्स, मेरे एटम्स जल्दी से बता दो दैट इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन ऑन डिमांड सेशन है। बच्चे बोलते हैं कि मैम कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बार बार ये फील करा देता है कि ये दुख खत्म काहे क्यों नहीं होता है रे। ठीक है, तो उसको और आसान बनाने के लिए मैं एक और काम कर रही हूँ कि इससे जो टॉप 30 सवाल हैं जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि अगर ये कर लिया तो सब कर लिया। ये चैप्टर इज लाइक सार ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सार का मतलब समरी, के सारा डिस्क्रिप्टिव वर्जन जो है ना वो सब हम कवर कर लेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो इस सेशन के लिए? हाँ, तो जल्दी से मुझे एक हाई फाई दे दो। या दैट्स अ हाई फाई टाइम। हाई फाई टाइम एटम्स, यस, वंडरफुल, अमेजिंग, एंड प्लीज राइट यो मैम। हाँ, यो, कि हम एकदम तैयार हैं। आपकी एटम्स आर्मी, आपकी सेना तैयार है। बस आप शुरू करिए। 30 सवाल करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए करेंगे कि मैं आपको एक एक चीज उसकी अच्छे से बताऊं कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, कितना लिखना है, सफिशिएंट और नॉट, ये जरूरी है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट किया जाए। यस, हेल या। चलिए फिर बिल्कुल शुरू करेंगे एंड लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। बट मीनवाइल आपका सपोर्ट तो बनता है ना, तो हाउ अबाउट लाइकिंग द वीडियो? सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपनी गुडविल दिखाओ कि हम एटम्स आर्मी है, हमारे अंदर बहुत सारी गुडविल है, हम अच्छा करते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ। एंड इफ एनीवन who is watching this video for the first time नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देर किस बात की कर रहे हो? हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि नहीं? 9th हो चाहे 10th हो, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं? तो बस यू आर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम। बस और टाइम वेस्ट मत करो। यस, एंड यू गाइज कैन फॉलो मी ऑल्सो। मुझे कहाँ फॉलो कर सकते हो? मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। दैट्स माई इंस्टा हैंडल, अनुभा_AG_। सेट है बॉस, सब सेट है। तो चलो फिर देर नहीं करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बट ये सेशन अधूरा होगा जब तक आप सुपर एक्टिवली इस सेशन में नहीं बैठेंगे। एक नोटबुक पेन ले आओ, मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ, साथ साथ सवालों को लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस इसी से होगी। एग्जाम में ना याद आएगा मेरी बातें, मैम ने कुछ कुछ ऐसे बताया था, फिर वो मसल मेमोरी बन जाती है, आपको वो लिखा हुआ याद आएगा, आपका दिमाग याद दिलाएगा उसको। चाहते हो ना ऐसा करना, तो बिल्कुल ऐसा करो मेरे साथ और चैट सेक्शन में एक्टिव रहो, आंसर देते रहो। यस, स्टार्ट करें फिर। चलिए, पहला सवाल है कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ये 2 नंबर में सवाल आ सकता है या 3 नंबर में आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे और उन दोनों का आंसर करना पड़ेगा। तो आप कैसे बताओगे कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन ढंग से अच्छे से लिखोगे कि ये जो कंपाउंड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और जब ऐसे कंपाउंड बनते हैं तो इनके आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो वीक होती है। दे आर गोइंग टू हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज व्हाट? दैट इज वीक इन नेचर। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों इनके बीच की, वो क्या होती है? वीक होती है। जैसे मान लो मेरे पास मीथेन गैस है, ठीक है, ये एक मीथेन गैस का मॉलिक्यूल था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। जब आप एक पर्टिकुलर गैस उठाओगे तो आपको एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना मिलेगा, आपको तो n नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, बहुत सारे। तो इनके बीच के जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, बहुत ही वीक है, जिसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। अब क्योंकि इसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव लेसर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी so that it can melt or boil, and hence they have lesser melting and boiling point. इस तरीके से लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर भी लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे, और अगर क्लियर है तो मैं नंबर नहीं काटेगा। और एक बार एग्जामिनर का फ्लो बन गया ना कि चलो सही 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 लिख रहा है, तो वो भी निश्चिंत होकर पेपर चेक करता है, ऐसे एकदम ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखना। बल्कि आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड बहुत कम सॉलिड होते हैं, और होंगे तो भी सॉफ्ट सॉलिड। जनरली दे आर लिक्विड्स एंड गैसेस इन नेचर। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। आंसर्स आर ऑल्सो अटैच, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने बता ही दिया है। ठीक है,
Let's move to next question. Next question कह रहा है what are the properties of carbon that leads to the huge number of carbon compound we see around us. आज हमारे पास NCERT ने 3 मिलियन लिखा है, बट अगर आप डेटा को दोबारा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास 5 मिलियंस एंड मोर हैं, ठीक है, नॉट 1 नॉट 2, 5 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड है। और वो किस वजह से है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी शो करती है, एक नंबर में भी सवाल आ सकता है। उसके ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का कारण है पहला उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप चाहो तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन, अगर ये 2 नंबर का सवाल है थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दो, 1 नंबर का सवाल है सिर्फ पॉइंट लेके आना है कि कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ विच इट कैन मेक वेरियस चेन्स, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन। इतना लिखोगे मोर देन सफिशिएंट। ये बातें सुन लो ध्यान से, काम आएगी। दूसरा कारण क्या है, इसकी टेट्रावैलेंसी। दूसरा कारण क्या है, टेट्रावैलेंसी। एंड व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। इसकी 4 वैलेंसी है जो अपने आप में काफी ज्यादा है। ये अपने आसपास 4 डिफरेंट एटम, सेम एटम, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एटम, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एटम्स को अपने आसपास जोड़ सकता है। इजंट इट ग्रेट? तो इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है। तो आप चाहो तो ये एक एक जो लाइन मैंने बताई है ना, आप उसमें मेंशन कर सकते हो, सो दैट एग्जामिनर विल बी लाइक तुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तूने बहुत ब्रीफ में मुझे समझा दिया। और यही चाहिए होता है एग्जामिनर को, ब्रीफ में आप उनको ढंग से समझा दो कि आपको वो वाली फीलिंग ना एग्जामिनर को कि कहना क्या चाहते हो, वो वाली फीलिंग नहीं देनी है, ठीक है। उसको समझ आना चाहिए, ना कि रणछोड़ दास वाली कहानी कि वो पूछ रहा है किताबों के बारे में और आप कहानी लिख के आ रहे हो ऐसी। द एग्जामिनर, द टीचर विल बी लाइक अब क्या करेगा, मैं अब मेरा नंबर काट ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी वो XYZ में कुछ कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेगा। कभी किसी सब्सटेंस का होमोलॉग बनाना पूछेगा और आपसे उसकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा। आपसे आइसोमर पूछेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेगा, किसी एक आधे की, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये सवाल आ सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। CO2 की लिखते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा। दूसरा मैंने तरीका बताया, सबसे आसान तरीका क्या है, आपको उसकी क्या पता हो, ओपन स्ट्रक्चर, जो आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। ये बहुत ही वेग तरीका है, बट अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप क्या लिखोगे कि कार्बन भैया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन भैया के पास, भैया क्यों, फ्रेंडली है बहुत। और ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बड़ा शाना है, ठीक है। इट्स लाइक मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। उसने 2 इधर क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि 6 का मतलब है उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये 2 शेयर करना चाहता है तो इसको भी 2 शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन फिर भी बिलीव करता है म्यूचुअल शेयरिंग में, कि जो तुम्हें शेयरिंग चाहिए मुझसे ले लो, बट आई डू द सेम विद यू, ठीक है। सेम इस ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6। अब इस हिसाब से कार्बन लिख सकते हो कि इसको 2 शेयरिंग करनी है तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखो, इसको भी 2 शेयरिंग करनी है तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखो। तुम्हारा काम हो गया, काम हो गया। क्या इतना डायग्राम लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा? देगा, बट आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के भी दिखाना है, ठीक है, कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग होगी, 6 और 2 8, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग होगी 8। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने ये ऑक्सीजन के लिए बने कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, ठीक है। एंड राइटिंग माशा अल्लाह, ये देखो, ठीक है। सेम लेट्स डू विद कार्बन, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 शेयर करेगा इसके साथ क्योंकि ऑक्सीजन ने भी 2 किए, ये इधर भी 2 शेयर करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ने भी 2 किए। बन गया डायग्राम, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बना के और पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि दोनों हैप्पी हैप्पी हो गए, कार्बन भी ऑक्सीजन भी। यही काम होता है क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली में एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, एक दूसरे को समझना, खुश रखना, खुशी बांटना, है ना। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों बिलीव करते हैं इसमें। यस, ऑसम। आगे बढ़े बच्चों, ये थोड़ा और सुंदर डायग्राम, ठीक है, सुंदर।
चलिए एक और सुंदर सवाल लेके आते हैं। सवाल है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरा फर्ज बनता है तुमसे पूछना। मैंने आपको क्लास में बताया है कि जो आपके एल्कीन होते हैं और साइक्लो एल्केन होते हैं, दे फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला। ये क्या करते हैं? सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों? इस बात का मतलब है जो फॉर्मूला एल्कीन का होगा वही फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का होगा, जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो पेंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन होंगे तो एल्कीन बनेगा C5H10, वही मेरा साइक्लो एल्केन भी होगा। ये पेंटीन भी हो सकता है और ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब साइक्लो बनाना है, साइक्लिक चेन जब मुझे बनानी होती है तो एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम करने होते हैं। बच्चे पूछते हैं कि मैम एल्केन है तो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए। बच्चों सिर्फ एल्केन नहीं है ना, साइक्लो एल्केन है। साइक्लो का मतलब साइक्लिक। जब एल्केन से साइक्लिक चेन में कन्वर्ट करते हो ना, ओपन चेन से उसको क्लोज चेन बनाते हो, तो 2 हाइड्रोजन की बलि देनी पड़ती है, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत डिटेल से अच्छे से बता रही हूँ आपको। इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर तो बनाना आए, तो चलो उसको यहाँ बना के देखते हैं। C5H10 5 कार्बन है साइक्लिक चेन में, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 साइक्लिक चेन। हर एक कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, सो दैट इट विल शो कंप्लीट वैलेंसी। अब आपने आधे से ज्यादा काम कर लिया, अब आपके पास एक काम बचा है, इस स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करके इससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। कि बस जहां पे वो डैश लाइन है वो ये बता रही है, एक लाइन के एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, किसने, जब जाके वो बॉन्ड बना है। बस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो और बना दो, ठीक है। चाहो तो इसी में ये बॉन्ड हटा के इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, बट चलो इंटरप्रेट कर लिया तो अभी कर लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन लगाओ, हर एक कार्बन के पास 2 2। हो सकता है बहुत सुंदर डायग्राम बनाने में मैं असफल रहूं, बट मेरा मोटिव यही है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस। तो बनाओ, क्या सोच रहे हो, काहे नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना, मैं क्यों काम करूं, तुम भी करो भाई, ऐसी नाइंसाफी क्यों? चलो ये कलर ले लेते हैं। कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इधर इन्वॉल्व होगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इधर इन्वॉल्व होगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर इन्वॉल्व होगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर इन्वॉल्व होगा, समझे? सेम कार्बन एक इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर इन्वॉल्व होगा, इधर बॉन्ड बना रहा है, इधर इन्वॉल्व होगा, एक इस कार्बन के साथ बना रहा है, इधर होगा, एक इस कार्बन के साथ बना रहा है, इधर होगा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, बस ऐसे समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, बस करते जाओ खुद से भी। एक इधर इन्वॉल्व होगा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इधर बॉन्ड बनाएगा तो इधर, एक इधर बनाएगा तो इधर। सेम एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा। सेम एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आपने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, अब कुछ नहीं करना। अच्छा मैम अभी बोलोगे कुछ तो करना है, कर दे, वो कुछ क्या है, बस ये डॉट ज्वाइन करने हैं कि हाइड्रोजन एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन बन गया हैप्पी हैप्पी, ठीक है, हाइड्रोजन बन गए सारे हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हाइड्रोजन, यप हो गया सारा, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, डन डनाडन। सुंदर लग रहा है, उतना बुरा तो नहीं लग रहा। अब कार्बन के लिए बनाते, 4 खुद के थे, 5वां ये रहा, 6ठा ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा। मुझे लग रहा है हम कहीं थोड़ा मैसी ना कर दें, बट कोशिश करेंगे कि सही बनाए, ठीक है। ये वाला कार्बन 4 खुद के, 5वां 6ठा 7वां 8वां, तो अब ध्यान रखो कोई इलेक्ट्रॉन मिस नहीं होना चाहिए, बस ये बन गया, ठीक है। डॉट ज्वाइन कर रहे हैं, ये कार्बन 4 खुद के, 5 6 7 8, तो खुद के 4, 5वां ये रहा, 6ठा इधर बना रहा है, ठीक है, ये बन गया। इस तरीके से कुछ मिस तो नहीं किया, हाँ इसको भी इन्वॉल्व कर लिया ना हमने, हो गया। तो बस अब इसको भी ज्वाइन कर दो, 4 5 6 7 और 8,
ये बन गया, ठीक है, ये थोड़ा बाहर आ गया, आप अंदर कर लेना, देख लेना। सेम विद दिस, 4 खुद के हैं, 5वां इधर बॉन्ड बना रहा है, 6ठा इधर बॉन्ड बना रहा है, 4 5 6, अच्छा ये रह गया, 1 मिनट, अरे अभी इसको ठीक कर देते हैं। 4 खुद के, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये देखो, है क्या खिचड़ी बन गई ना, बट सुंदर सी खिचड़ी बनी है, जितनी बुरी नहीं बनी जितनी मैंने सोची थी। तो मैंने बस इसी स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे नहीं कि बस डायग्राम देखा वो सही करेगा, वो सर्कल में देखेगा 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 4 5 6 7 8, तो मेक श्योर वो 8 इलेक्ट्रॉन हो कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के सर्कल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो सॉरी, भावनाओं को समझ गए ना, कहीं गलती तो नहीं होगी, बस फिर ठीक है। चलें, या देखना तो नहीं है कुछ, सुंदर वाला दिखा देती हूँ ना, ये रहा, थोड़ा साफ साफ देख रहे हो, ये मेरा डायग्राम था और ये वाला डायग्राम है, डिजिटल डायग्राम। हाँ, अब क्या बताएं, होता रहता है जिंदगी में। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, A hydrocarbon molecule contain 4 hydrogen atom. Give its molecular formula if it's an alkane, alkene, alkyne. ले, ये तो मेरे बच्चों के लिए नन्ना मुन्ना सा सवाल है ना। वो एल्केन ड्रॉ करना है जिसमें 4 कार्बन हो। पहली बात, एल्केन के लिए ये जनरल फॉर्मूला होता है, आप लिख भी सकते हो, एज एल्केन हैव दिस जनरल फॉर्मूला एंड इट हैज 4 कार्बन एटम, मतलब n की वैल्यू हो गई 4, हेंस C4H10, दैट इज माई ब्यूटेन। ठीक है, आप ढंग से एक्सप्लेन करोगे, 2 नंबर का सवाल होगा, पूरा मिलेगा। फिर लिखो एज एल्कीन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, एज n का वैल्यू 4 विच इज गिवन, हाइड्रोकार्बन कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम गिवन है, मेरे हिसाब से कार्बन गिवन देना चाहता होगा, बट चलो अगर 4 हाइड्रोजन है तो कौन सा बनेगा, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कार्बन इंटरप्रेट किया, अब हम हाइड्रोजन देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं एल्केन ड्रॉ करूं जिसमें 4 हाइड्रोजन है, तो आपको पता है आपके पास एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। तो मुझे पता है कि मुझे हाइड्रोजन 4 चाहिए, 4 हाइड्रोजन तब आएगा जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी, है ना, यानी कि ये n की वैल्यू 1 आ गई, CH4, ये वो मेरा एल्केन है विच इज मीथेन। बात आई कि नहीं समझ में? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पहले का तरीका क्या था कि आप इस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर सकते हो सवाल को, तो प्लीज मिस इंटरप्रेट मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। तो चलो, इसलिए मिस्टेक अवॉइड करनी है। फिर हम बढ़ते हैं एल्कीन पे। चलो अब लिखो हेंस, हेंस नहीं लिखेंगे, वो तो रिजल्ट पे लिखते हैं, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और मुझे ये 2n की वैल्यू गिवन है 4 की, हाइड्रोजन 4 है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस अब आप इसमें पुट कर लो n की वैल्यू, C2H4, दैट इज माई ईथीन, यानी कि वो मेरा ईथीन है। बढ़िया ना, मजेदार ना, मैथ्स का तड़का लग गया इसमें। चलिए तीसरा, क्योंकि जो मेरा एल्कीन होता है उसका फॉर्मूला ये था, अगर एल्काइन लिखना हो CnH2n-2 होता है व्हेन इट कम्स टू एल्काइन। अब हाइड्रोजन 4 है, मतलब 2n-2 की वैल्यू 4 आनी चाहिए। वो कब आएगी 4? 2n इज इक्वल टू 4 + 2 6, n की वैल्यू आ गई 3। आई कि नहीं? सिर्फ मैथ्स किया है मैंने, बस अब आंसर बता दो। आंसर बताओ ना एटम्स, क्या आंसर आएगा? अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे इसमें तो मेरा फॉर्मूला आ गया C3H4 विच इज माई प्रोपाइन। मैजिक देख रहे हो तुम? दिस इज प्रोपाइन, this is ethene and this is my methane, है ना। ये देखो, हट जाती हूं मैं साइड पे, ध्यान से देखो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया और उस फॉर्मूला की मदद से मेरे पास सारे के सारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब आ गया। मेक सेंस? वाज दैट अ गुड क्वेश्चन? आ सकता है 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पता रहेगा। चलो बढ़िया, गुड क्वेश्चन। चलिए, व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट डायमंड? इस सवाल को करें कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बट डायमंड बाबू तू क्यों नहीं कर सकता?
तो देखो, अगर मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आपको बताऊं, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेग आंसर जो सिर्फ 10th क्लास तक लिमिटेड रहेगा, कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन बाकी इसके कार्बन के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, एटम्स बता दो किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। हाँ जी, ऐसे हेक्सागोनल एरे बना के, ठीक है, और उसके हर वर्टिसेस पे कार्बन है, और ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी उसके पास चेन होती है, एक नहीं बहुत सारी चेन होती है, ठीक है, और एक हर एक सिंगल शीट को हम ग्राफीन के नाम से बुलाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में हमें 2 डायमेंशनल ग्राफीन की लेयर को स्टैक करना पड़ता है एक दूसरे के अबव, और जब ऐसा करते हैं तो इसमें मैंने स्टार मार्क करके दिखाया कि हर एक कार्बन 3 एटम से जुड़ा है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, है ना, अगर उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, एक इधर एक इधर, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, तो कहा जाता है कि इन स्ट्रक्चर में कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने का मतलब ही है आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, 100% होगी। बट डायमंड बाबू क्यों नहीं करता, क्योंकि डायमंड बाबू के चारों इलेक्ट्रॉन एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री बना के एक दूसरे बाकी के कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन विद डायमंड एंड हेंस नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर अगला सवाल करेंगे एटम्स। बढ़िया, अगला सवाल कह रहा है, इनडायरेक्टली हम कर चुके हैं बट डायरेक्टली नहीं किया है, व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, पहला सवाल से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इसलिए होते हैं, अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स दे कैन नॉट मेक आयॉन्स। ठीक है, तो आप बोलोगे कि क्योंकि मेरे जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो इस तरीके से न्यूट्रल कंपाउंड्स बनते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर दोस दैट डज नॉट कंटेन चार्ज, दैट डज नॉट कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, और क्योंकि इनके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते तो उनका फ्लो नहीं होगा, एंड हेंस नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पूरा आंसर लिख के आओगे स्टेप बाय स्टेप, यू विल गेट फुल नंबर। ठीक है, पूरा आंसर लिख के आओगे स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट फुल नंबर। ठीक है जी, डन डन आडन। आप भी यही आंसर लिख के आएंगे तो बस फिर आपको पूरा नंबर बिल्कुल मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, बिल्कुल होगा ऐसा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, 10 सवाल होने दो फिर मैं पूछती हूँ हमारा आंकड़ा। हर एक 10 सवाल पे हमें 500 लाइक्स चाहिए। एंड लेट्स सी द पावर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड एटम्स आर्मी एंड योर एजी मैम। हर 10 सवाल 1500 लाइक्स। वाह एजी मैम, क्या एक्सपेक्टेशन है। आई नो मेरे बच्चे कंजूस नहीं है, वो सबको पास करेंगे और सबको बोलेंगे भी लाइक करो, और बाकी लोगों को भी शेयर कर दो अपने ग्रुप में। सारे दोस्तों के पास, सारे स्कूल के बच्चों के पास ये वीडियो होना ही होना चाहिए, बहुत मदद मिलेगी। और आप चाहो तो हर एक चैप्टर का फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन, राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। ओके, 2-मिथाइल, देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगर आप इसको डिकोड कर पाते हो ना तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपको पता है एक सब्सटेंस लिखने पे ये एल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम करता है, प्रीफिक्स की तरह। प्रॉप क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन है। एन क्या बताता है कि वो एल्केन नेचर का है, मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल है। तो बस आप समझ गए। अब मैं यहां लिखती हूँ प्रोपेन बनाना है मुझे, 3 कार्बन का प्रोपेन जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड हो, है ना। अब कह रहा है 2 पे मिथाइल है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, दो इस पे क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप। बस हो गया। अब आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा लो, सो दैट एवरी कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। CH3 हो जाएगा, ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन। ठीक है, डन डन। क्या बस यही पूछा है, नहीं, इसने आगे भी सवाल में एक चीज पूछी है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तरीका ये है, इसी स्ट्रक्चर को आप डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लो। डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखने का मतलब आपको एक एक बॉन्ड दिखना चाहिए। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, फिर ये कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन,
और ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे 3 हाइड्रोजन। क्या यही स्ट्रक्चर है? क्या यही स्ट्रक्चर है बच्चों? बस फिर हो गया। अब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछा है, काउंट कर लो, यहां पे लिख लो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? 3, 3 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, 10 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है क्योंकि 3 तो कार्बन CH3 थे, एक CH था। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्डिंग है? 1 2 3। अब काउंट कर लो कितनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग हुई। बढ़िया सवाल था ना? सीख गए कि नहीं सीखे? काउंट करना मैथ्स से किया है बच्चों। मैथ्स किया है हमने, सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स। हर्षु बाबा की जय बोलते रहो, वरना हर्षु बाबा बोलेंगे काउंटिंग में दिक्कत आ रही है, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें मैथ्स। और फिर मैं बोलूंगी अगर ऐसे काम करोगे तो मैं केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, द फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर इज C3H7COO2H5. Write the formula of the acid and alcohol from which the ester is prepared. Is that a good question? क्या बोलते हो? अच्छा सवाल है कि नहीं है? डिकोड करते हैं। एक एस्टर का फॉर्मूला गिवन है, वो किस एसिड और अल्कोहल से बना है? देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। एस्टर बनता है बेसिकली जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ा जाता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का काम करता है। एडिशन रिएक्शन विद द लॉस ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल, पानी निकल जाता है। तो वही करना है, हम इसको ऐसे तोड़ देंगे जब एस्टर पे कार्बन की चेन, ऑक्सीजन से फिर कार्बन की चेन शुरू हो गई, वो एल्काइल ग्रुप का काम होता है ना, करता है। एस्टर कैसे नाम देते हैं? ये कार्बन की लंबी चेन थी लेकिन ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक हो गई, और ये किसका काम कर रहा है? एल्काइल। तो यहां से तोड़ दो और बस लिखो HOH। पानी डालोगे ना, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अल्कोहल एसिड विच इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स योर एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। रिवर्स कर दो, रिवर्सिबल पॉसिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल करने के लिए बेस डालना पड़ता है, उसको बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हो। पानी डाला, एस्टर है, देखो एस्टर है, पानी है, बेस डालना पड़ता है, बस हो गया काम। देन इट विल गिव योर एसिड एंड बेस बैक। तो बस वही करना है, हमने बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर लिया, हमने एक्वस NaOH की प्रेजेंस में इन दोनों को डाला, बस अब आपका निकल गया C3H7COOH प्लस C2H5OH। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? यही तो है ना। अब इसका नाम बता दो। अब बच्चे इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 1 4 कार्बन है। आप चाहो तो इस C3H7 को ओपन करके भी लिख सकते हो। लिख के दिखाऊं? C3 3 कार्बन है जिसके साथ जुड़ा है COOH, और उस 3 पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 7। लगाऊं? कोने वाला है 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 3 और 1 4 बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। क्या है? 7 हाइड्रोजन है। 3 और 2 5 और 2 7। अब देखो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? ब्यूटेनोइक एसिड। सो दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये वाला एस्टर बनाने के लिए, एस्टर का नाम भी बता दूंगी, 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल, इथेन प्लस ओल। ओल क्यों? क्योंकि अल्कोहल है। अगर कोई पूछे इसका भी नाम बता दो भाई हमें, हम थोड़े से स्मार्ट तो बच्चे हैं बट हम थोड़ा सा श्योर होना चाहते हैं कि मैम यही सही जवाब है। देखो ये वाले जो एल्काइल चेन है ना, सबसे पहले एस्टर में वो एल्काइल चेन का नाम लिखते हो। ये एल्काइल चेन का क्यों काम कर रही है? कार्बन की चेन में ऑक्सीजन बीच में आ गया, कार्बन की चेन टूट गई, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहां तक की बन सकती थी। C2H5 क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, जिसका नाम क्या है? इथाइल, है ना। अब इथाइल को भूल जाओ, इसको नाम दे दिया। एक ऐसा एस्टर है जिसमें 1 और 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट फिर एन, एस्टर एंड होता है O8 से। ठीक है, एस्टर किससे एंड होता है? O8। जैसे कि अल्कोहल के लिए ओल लगाते हो, एस्टर के लिए O8। तो ये है ये है इथाइल ब्यूटेनॉइड। ठीक है बच्चों, इसका नाम है इथाइल ब्यूटेनॉइड। देख लो, देख लो, कोई कंफ्यूजन? हाँ, नहीं, बढ़िया। चलो फिर अगले सवाल पे मूव करें। चलो डन डन। चलो अगला सवाल आया, अगले सवाल को पढ़ते हैं, करते हैं। बढ़िया सवाल है। सवाल कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए दैट इज वाइडली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। ए के लिए बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो याद रखो और उसे मिलाने की कोशिश करो कि वो कौन सा कंपाउंड है जो हम
पिकल के प्रेजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो यूजेस है ना वो अच्छे से याद रखना। यूजेस याद है तो आपको याद आ गया कि भाई पिकल को बचाने के लिए तो उसमें विनेगर डालते हैं। विनेगर वाला सैलेड, बहुत सारा खाना भी ऑर्डर करते हो तो आता है ना, वो इसीलिए होता है, प्रेजर्वेटिव होता है। विनेगर है, विनेगर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। यहाँ से भी कंफर्म हो गया क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है जो इथेनॉल के साथ मिलके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर, जिसका स्वीट स्मेल होता है। तो बस यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए कंपाउंड क्या हो गया जो पिकल में यूज होता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो कौन सा है, विनेगर है, जो कि एसिटिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम को ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड। ए को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर पूछा वो केमिकल इक्वेशन लिखो जो इथेनॉल के साथ करेगा, जिससे कि वो बी कंपाउंड बनेगा जिसमें से स्वीट स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, तो ठीक है कर लेंगे। CH3COOH प्लस अल्कोहल को लिखो C2H5OH, C2H5OH। हमें कैटलिस्ट की जरूरत है, याद करो उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है। बाय द वे इसको जरा आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ, कई बार आपको डिग्री सेल्सियस में दे देगा, देन यू विल बी लाइक ये तो नहीं पढ़ा था हमने पेपर में, आई मीन मैम ने भी नहीं पढ़ाया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा, HOH निकल गया, आपस में जोड़ दो, दैट इज CH3COO एंड C2H5। ठीक है, क्या यही सब्सटेंस था जो बनना चाहिए था? बिल्कुल यही सब्सटेंस था जो बनना चाहिए था। इसकी स्वीट स्मेल होती है और आप इसका नाम भी बता सकते हो। इसका नाम क्या होगा, एल्काइल चेन को पहले लिखोगे, दैट इज इथाइल। इसको भूल जाओ, 2 कार्बन वाला एस्टर है, 2 कार्बन के लिए इथेन और लास्ट में लगेगा OH। ठीक है, सो दिस इज इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज इथाइल इथेनॉइड। क्लियर है बच्चों? सारा देख लो, मैं हट गई हूं। ए और बी दोनों का आंसर हमने कर लिया है इधर। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दिखानी थी और बी कंपाउंड जो बनेगा वो बताना था, वो मैंने बता दिया है। आप प्लीज मेंशन कर देना कि ये बी है, लास्ट में ए और बी निकालने के बाद, हेंस A is equal to ethanoic acid, B is equal to ethyl ethanoid, if you want to get full marks. Done है? Sure? तो हम 10 सवाल कर चुके हैं। क्या हम 500 लाइक पे भी पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं? 500 लाइक्स। अगले 10 सवाल, 20 सवाल पहुंच जाएंगे तो 100 लाइक पे, 100, 1 0 कम हो गया, सॉरी, 1000 लाइक पे पहुंचाना है। करेंगे ना? करें फिर, चले फिर, थोड़ा जज्बा बढ़ाओ और थोड़ा ध्यान से बैठो, सॉल्व करो। मैं एक एक चीज डिटेल से आपको करा रही हूँ। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या हमने थोड़ी देर पहले किया था? बिल्कुल किया था, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाना। ठीक है, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल होता है बच्चा? वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव भी करेगा। वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर ये नहीं डालोगे ना, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती रहती है। क्या था, मान लो मैं एग्जाम्पल से ही समझा दूं, ये था, साथ में हमने अल्कोहल डाला, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और मेरा एस्टर बना के पानी निकलता है। ठीक है, तो अगर आपने ये कैटलिस्ट नहीं डाला, ये प्रोडक्ट बनेंगे और वापस से मेरा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बनने के चांसेस है। बेस हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। थोड़ा सा ड्रॉप भी मैंने बेस की डाल दी ना, तो पानी की प्रेजेंस में वो टूट जाएगा और ये दे देगा। ठीक है, इसीलिए इसको रिवर्सिबल स्टेप को रोकने के लिए हमें चाहिए क्या? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जो रिएक्शन को क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं हम। और डबल हेडेड एरो, आधा एरो नहीं लिखोगे, पूरा एरो लिखोगे। इसकी मदद से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, जो बन गया वो वापस ये सब्सटेंस दे ही नहीं सकता। ठीक है, और ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, साथ साथ किसका काम कर रहा है? पानी निकालने का भी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, रोल क्लियर है आपको? इन दोनों के रोल क्लियर है? सवाल आ गया तो फिर बोलना मत कि मैम नहीं आता था, हो गई गलती, गलती से मिस्टेक, वोंट वर्क। ओके,
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया सवाल है, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ऐसी रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर, काफी इंपॉर्टेंट है तो कर लेते हैं। ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं इसको डिकोड करके दिखा रही हूं। क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है? नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 ड्रॉप डालिए ना तो वो एसिड हाइड्रोलिसिस का काम कर रहे हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस। एंड व्हाट इज एसिड हाइड्रोलिसिस? एसिड की प्रेजेंस में ये जो पानी है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तोड़ने की मदद करेगा। तो वाटर क्या होता है बेसिकली? HOH। ये तुमने डाला है, ये वाटर को एसिडिफाई कर रहा है, ठीक है। वाटर आसानी से टूटता नहीं है H आयन और OH आयन में। जैसे मैंने एसिड की थोड़ी ड्रॉप डाल दी ना, वो फैसिलिटेट कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। और क्यों चाहिए वो हमें? ताकि वो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शो कर सके। कौन से रिएक्शन शो कर सके स्टूडेंट्स? एडिशन रिएक्शन। क्यों? आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। HOH डाला, एक H जुड़ जाएगा एक के साथ OH, एक बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे थे। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे जगह भी तो होनी चाहिए। एक बॉन्ड टूटेगा तो हर एक कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहे, इस वजह से एक यहाँ जुड़ा एक यहाँ, ताकि 4-4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H आयन लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था पहले ऐसे था, है ना। ये बॉन्ड टूट गया, यहां जगह क्रिएट हुई, H आके जुड़ गया, यहां जगह क्रिएट हुई, OH आके जुड़ गया। अब देखो ये क्या है, मैं इसको अक्यूमुलेटेड कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कंडेंस फॉर्म में लिखने का मतलब एक साथ, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और साथ में एक OH भी है। यही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। इस सब्सटेंस का नाम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। सो इथेनॉल से इथीन भी बना सकते हो, इथीन से इथेनॉल भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। ये था मेरा इथीन, इथीन से बन गया इथेनॉल। कोई आपसे रिवर्स करने को पूछे, इथीन से इथेनॉल, पानी डाल दो एसिडिफिकेशन करके, ठीक है, क्योंकि एसिड हेल्प करेगा HNO को रिलीज कराने में। इथीन से इथेनॉल रिवर्स कैसे करोगे? चलो जल्दी से बताओ, टास्क फॉर यू ऑल, जल्दी से बताओ रिवर्स कैसे करोगे। मेरे पास इथेनॉल था, मैं उससे इथीन कैसे बनाऊं? ध्यान से देखो चेंज, इससे H2O कम होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, तभी बनेगा। दिस इज एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रा मतलब वाटर, एशन मतलब एडिशन, वाटर का एडिशन। ये है डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। अब आपको पता है वाटर के रिमूवल के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यू गॉट योर आंसर। दोनों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो वाइसे वर्सा कोई भी पूछा जाए, अब आपको पता है ना बच्चों? कर लोगे ना? हाँ, कोई ऐसे चिंता परेशानी की बात तो नहीं है। ये देख लो एक बार, क्योंकि मैं इसको इरेज करके अगला पार्ट समझाने वाली हूँ। आई एम गिविंग यू सम स्पेस सो दैट यू कैन डू इट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला पार्ट समझा दूं, इसको इरेज कर दूं, आपको पता चल गया इथीन से इथेनॉल कैसे बनाना है, आपको पता चल गया इथेनॉल से इथीन कैसे बनाना है। यस, चलो फिर इसको इरेज करते हैं और अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। इरेज क्यों करना पड़ा? इसको लिए मुझे स्पेस चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या है? ये मेरा इथाइन है, ठीक है। इथाइन अगेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कोई सब्सटेंस डालोगे वो एडिशन शो करेगा, ऐड होना चाहेगा। तो चलो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये H, Br2 का अटैक हो रहा है। फिर से वही बात, Br2 का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन जैसे अटैक होगा जुड़ना चाहेगा, जुड़ने के लिए जगह होनी चाहिए। ये भी 4 बॉन्ड बना रहे, ये भी एक बॉन्ड तोड़ दो, जगह बन गई, इस कार्बन के पास भी इसके पास भी, जुड़ गया। अब स्ट्रक्चर क्या बची? C डबल बॉन्ड C, H, इसके साथ एक Br जुड़ गया, H, इसके साथ एक Br जुड़ गया। यही था। बट क्या रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अभी भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो अगर मैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप भी नहीं हो सकती अपने आप, ठीक है। अगर मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ले रही हूँ, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगी नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट दैट स्टेबल, दिस इज स्टिल रिएक्टिव। फिर से ब्रोमीन का एडिशन पॉसिबल है। ब्रोमीन जुड़ना चाहेगा, उसके लिए जगह होनी चाहिए। फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इधर जुड़ गया, एक इधर,
तो अब क्या बना फाइनली, सिंगल बॉन्ड H H, एक ब्रोमीन दूसरा और आके जुड़ गया, एक ब्रोमीन दूसरा और आके जुड़ गया. This is your final structure. This is the compound they are asking. So the answer is this. ठीक है, यहां छोड़ोगे नंबर कट जाएंगे. This is the final answer. Gotcha? Got it? नाम भी बता दो फिर उसका, नामकरण करें. बताओ क्या नाम है इसका. इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन, इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन, एक कार्बन 2 कार्बन. ठीक है, जब सेम ग्रुप रिपीट होते हैं उसके लिए मैं डाई ट्राई टेट्रा ये सब लगाती हूं. तो इसका नाम क्या हो गया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1122 टेट्रा ब्रोमो. ठीक है, ये क्या है मेरा प्रीफिक्स. 1122 का मतलब पहले कार्बन पे 2 ब्रोमीन थे. ठीक है, टोटल ब्रोमीन कितने, 4. सेम है इसलिए मैं 7 लिखना चाह रही हूं, तो टेट्रा ब्रोमो 4 ब्रोमीन. लेकिन 4 ब्रोमीन कहाँ लगे हैं, मुझे उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी इंडिविजुअली. तो 1 का मतलब एक 1 पे है दूसरा भी 1 पे है. 2 का मतलब एक 2 पे है दूसरा भी 2 पे है. 1 1 2 2 मैंने चारों के चारों ब्रोमीन की पोजीशन बता दी, वो जरूरी होती है. ठीक है, स्टार्टिंग में क्यों, क्योंकि हेलोजन प्रीफिक्स का काम करते हैं. तो लिखा जाएगा 1122 टेट्रा ब्रोमो. उसके बाद 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन. So this is the name of the substance as well. This is the name of the substance as well. देख लो एक बार, 1122 टेट्राब्रोमो इथेन. ठीक है, 1122 टेट्राब्रोमो इथेन. डन है, डन है, सॉर्टेड है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, किसी को फिर भी लगे कुछ दिक्कत परेशानी है, आप दोबारा 3 बार 4 बार जितनी मर्जी चाहे देख सकते हैं. हाँ जी, डन. चलिए फिर अगला सवाल करेंगे. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. दीज आर लाइक द इजीएस्ट वन, है ना, बहुत आसान है. तो चलो नामकरण करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को देखूं, CH3CH2Br, इसका मुझे नाम देना है. आपको पता है ब्रोमीन एक प्रीफिक्स का काम करता है, सबसे पहले नंबरिंग देनी होती है, तो ब्रोमो लग जाएगा स्टार्टिंग में. ठीक है, फिर 1 2 कार्बन के लिए इथ, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन. सो दिस इज ब्रोमोइथेन. 1 ब्रोमोइथेन भी लिख सकते हो, बट अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता ही है कि पेरेंट के पास एक ही बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसी कार्बन को सबसे पहला कार्बन, है ना, उसी से हमारी चेन शुरू हो रही है, सबसे कोने पे लगा है ना. तो ये है 1 ब्रोमोइथेन. दूसरे सब्सटेंस का नाम करते हैं, बहुत ही आसान है, चाहे मैं इसको यही लिख देती हूँ. अगेन आप यहां से नहीं काउंट करोगे, यहां से फिर से ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनको भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए लाइफ में. सारे के सारे सब्स्टिट्यूट ये जो है इनको प्रायोरिटी चाहिए होती है लाइफ में. तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंट 1 पे डबल बॉन्ड लगाए, पेंट 1 आइन भी बोल सकते हो, 1 पेंटाइन भी बोल सकते हो, और 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. रीजन बीइंग क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि सबसे पहले अगर मुझे कोई पेंटाइन बनाना भी होगा तो मैं मेक श्योर करूंगा या करूंगी कि पहले कार्बन पे ही मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं. ठीक है, तो पेंटाइन भी बोल सकते हो, 1 पेंटाइन भी बोल सकते हो, पेंट 1 आइन भी बोल सकते हो. ये पोजीशन क्यों बताई, अगर डबल बॉन्ड यहां लिखा होता तो, आई मीन ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा होता तो आपको पोजीशन बतानी पड़ती. अब तो अंडरस्टूड हो गया है. ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, राइट. चलो 1 2 3 4 5, अय्या 1 मिनट, हाँ सही है, 5 ही कार्बन है, गलती से मिस्टेक नहीं करनी है. ठीक है, अगला सवाल है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. C2H4 नेक्स्ट होमोलॉग. आपको पता है नेक्स्ट होमोलॉग का मतलब क्या है, अगला मेंबर सेम फैमिली का. और होमोलॉग क्या होता है, होमोलॉग सीरीज का मेंबर. ठीक है, नेक्स्ट होमोलॉग मतलब इसका अगले वाला मेंबर कौन सा होगा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए यही होता है कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2 ऐड कर दो, C3H6. तो ये था मेरा इथीन, ये हो गया मेरा प्रोपीन. प्रोप का मतलब 3 कार्बन, दिस इज प्रोपीन. अगला देखो पूछा है C2H4, सॉरी ये हो गया, ये वाला पूछा है C4H6. फिर से CH2 ऐड करो, यही होमोलॉग होता है, तो बन गया C3H8. ये था मेरा, अच्छा सॉरी 5 कार्बन, 5 कार्बन है और C4H6 है, 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है. ठीक है, यस ये मेरा एल्काइन है,
ये मेरा ब्यूटाइन था। कैसे पता चला? जितने कार्बन है, अगर मेरे हाइड्रोजन डबल -2 है, विच इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, तो मुझे पता चल गया 4 का डबल होता है 8, 8 -2 6, तो ये एल्काइन है। 4 कार्बन वाला एल्काइन ब्यूटाइन, 5 कार्बन वाला एल्काइन पेंटाइन। पहला लेटर छोटा लिखना होता है, पेंटाइन में पी बड़ा मत लिख के आना, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, स्मॉलर लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, सही है, सॉर्टेड है। आसान सवाल था ये, तो बहुत आसान था। चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, दैट इज C4H10, वो आपको पता है ब्यूटेन होता है। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। बढ़िया सवाल है, और आइसोमर्स जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सही करना है, आपको पता होना चाहिए। तो चलो करते हैं। 2 आइसोमर बताने, सबसे पहले 2 क्यों बनेंगे? आई थिंक इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि डाउट है, बताओ कोई डाउट है कि नहीं? कैसे पता चला? मैं आपको बता चुकी हूं कि ये फॉर्मूला यूज कर लो, 2 to the power n - 4 + 1, ये सिर्फ एल्केन के लिए लगने वाला फॉर्मूला है। n की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आइसोमर बनाएंगे ही नहीं, जो फर्स्ट 3 मेंबर है वो आइसोमर बनाएंगे ही नहीं। वो भी बता देते क्यों। 2 to the power 4 - 4 + 1, क्योंकि n नंबर ऑफ कार्बन है। 2 to the power 0, किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, 1 + 1 2, यहाँ से पता चल गया 2 ही आइसोमर बनेंगे। ठीक है, चलो 2 आइसोमर बनाने की कोशिश भी करते हैं। पहला आइसोमर जिसमें चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। क्यों? आइसोमर यही तो होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। एक में स्ट्रेट चेन यूज की, एक में ब्रांचिंग दिखाने की यूज की। ब्रांचिंग आप कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पे लगाओगे वो एक लंबी चेन, शेप डजंट मैटर। अगर आप यहाँ पे कार्बन लगा लोगे वो भी ब्यूटेन होगा, यहाँ पे लगा लोगे वो भी ब्यूटेन होगा। ठीक है, टर्मिनल पे लगाने से कभी भी ब्रांचिंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा, ब्रांचिंग हो गई। अब हाइड्रोजन लगा लो इन सच अ वे दैट एवरी कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपने सही लिखा है। ये मेरा C4H10, मतलब 10 हाइड्रोजन ही होने चाहिए, आप काउंट कर लेना, उससे आपको अपनी गलती भी पता चल जाएगी अगर आपने कहीं गलती की है तो। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। एवरी कार्बन हैज टू मेक 4 बॉन्ड। चलो इनके नाम बताओ। एक तो हमने पिछले या पिछले से पिछले सवाल में ही किया था, इन दोनों का नामकरण करना है। करें दोनों का नामकरण? क्या बोलते हो? कर लेते हैं फिर। इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम आप इसको ब्यूटेन भी बोल सकते हो, ब्यूटेन और एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कॉमन नेम है। उसी तरीके से 1 2 3, अगर मेरे दूसरे कार्बन पे एल्काइल चेन जुड़ी होती है तो आइसो यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ। आप समझ ही गए 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोब्यूटेन। ठीक है, ऐसा ब्यूटेन जो आइसो है, मतलब सेकंड पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कॉमन नेम है। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम बताऊं, दूसरे कार्बन पे एल्काइल चेन जुड़ी हुई है जो है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दिस इज द साइंटिफिक नेम। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन्स। मैं कॉमन नेम को ब्रैकेट में लिखती हूँ, यही रूल भी कहता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, 1 इज एन ब्यूटेन, 1 इज आइसोब्यूटेन। साइंटिफिक नेम ब्यूटेन विच इज योर स्ट्रेट चेन वाला, और ये 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फर्स्ट 3 मेंबर्स क्यों नहीं बनाते जो मेरे आइसोमर है? बिल्कुल इसलिए नहीं बनाते, 1 लिखोगे, 2 कार्बन लिखोगे, 3 कार्बन लिखोगे, इनमें डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती। बना के देखो, इसमें आपको क्या लगेगा? ऐसे लिख लूं मैम, ऐसे लिख लूं मैम? तो मैंने आपको बताया था ये तीनों सेम ही है, क्योंकि हमारा काम होता है पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना, विच इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये भी 3 कार्बन की चेन है, इसको ऐसे काउंट करो, कहीं से भी कंसेक्यूटिव चेन काउंट कर सकते हो, शेप डजंट मैटर। ये भी 3 कार्बन की चेन है, तीनों प्रोपेन है। इसमें तो आप अलग लिख भी नहीं सकते, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, उससे तो 2 कार्बन की चेन ही रहेगी ना, कुछ और थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर यू गेट इट राइट कि अप टू 3 कार्बन इन एल्केन। एल्कीन में पॉसिबल हो सकता है, बट एल्केन में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। ठीक है, और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। गॉट इट? चलें आगे, बता दो
चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। 15th सवाल डन डनाडन। अब अगला सवाल आया 16th सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। राइट द रिस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन से रिएक्शन है बच्चों? ये रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। जब भी किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो वो कंबशन होता है, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल्केन है, मिथ मतलब 1 कार्बन, एल्केन हाइड्रोजन होने चाहिए ++2, ठीक है, यानी कि 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में डाला मैंने और उसको बर्न किया, ठीक है, हीट भी करनी पड़ती है आपको। अब देखो जब आप करोगे तो क्या होगा, कार्बन क्या देगा CO2, हाइड्रोजन क्या देगा वाटर, साथ में निकलेगी हीट और लाइट, ठीक है। हीट क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यू विल गेट ब्लू लाइट, ठीक है। जैसे कि अब घर में जब आप वो जलाते हो LPG तो भी ब्लू कलर की लाइट निकलती है ना। ब्लू कलर की लाइट भी नहीं लिखोगे, फ्लेम लिखोगे, ठीक है। ब्लू लाइट भी लिख सकते हो और ब्लू फ्लेम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है पूरी तरीके से जल जाते हैं, कार्बन कंटेंट कम होता है, जो सब्सटेंस पूरी तरीके से जल जाए कम कार्बन कंटेंट में तो वो ब्लू फ्लेम देता है। चलो अब हमारा काम ये यहाँ पे रिएक्शन को खत्म नहीं करने देना है, हमें इसको बैलेंस भी करना है, बिकॉज बैलेंसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में नंबर नहीं कटने चाहिए। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन हुए 2 और 2 4, या कितने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो लिखोगे तो बैलेंस फॉर्म में लिखना बच्चों, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? फंडा क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल है राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन एंड एल्काइन एंड ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। बढ़िया सवाल है। तो आप एल्केन से शुरू करो। एल्केन सीरीज की अगर मैं बात करूं, उसका होमोलोगस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2, राइट। पहला मेंबर पूछा है, n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो आ गया मेरा CH4। चाहो तो आप इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि इसका नाम हो गया मीथेन, ठीक है, दिस इज मीथेन। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एल्कीन सीरीज की। एल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यहाँ पे 2 लिखा गया, इसको इरेज कर देती हूँ, हाँ, CnH2n। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि n की वैल्यू 1 नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उससे CH2 आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी ही नहीं हुई। तो n की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, देन यू गेट द वेरी फर्स्ट मेंबर। 2 रखो विच इज C2H4, जिसका नाम हो गया ईथीन। पहला मेंबर लिखना है ना, तो एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर आएगा ईथीन, ठीक है। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर क्या आता है, ईथीन। क्या किसी को कोई परेशानी? क्लियर है ना? अब सेम आप यहाँ पे एल्काइन सीरीज का भी लिख लेते हैं। एल्काइन की बात करें, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फिर से n की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, पहला मेंबर में n की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि उसे C1H0 हो जाएगा। एक ऐसा एल्काइन जिसमें एक ही कार्बन है और हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन स्टेबल कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, बस फिर सॉर्टेड है। n की वैल्यू 2 रखोगे, देन यू गेट द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली, ठीक है। और वो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, C2H4-2। दिस इज योर ईथाइन, दिस इज योर ईथाइन। 2 कार्बन है, एल्काइन का मतलब उनमें ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन की वैलेंसी 4, यानी कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, सही है। यही सवाल में पूछा था, हमने कर दिया, बस हो गया, बढ़िया, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आएगा ये, बहुत ही आसान सवाल, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है, पूछा होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उन सब्सटेंसेस के नाम भी बताओ। तो देखो जरा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO? नहीं, गलती करोगे पछताओगे, क्योंकि अगर CO ग्रुप मानोगे विच इज कीटोन, इधर भी कार्बन होना चाहिए इधर भी, तो CO नहीं है। फिर ध्यान से देखो, CHO, यस, CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड,
नाम दो, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? मीथेनॉल। एल्डिहाइड एंड्स विद अल, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? OH है मैम, CO है, एक साथ एक ही कार्बन पे O और OH, यानी कि OOH है, ये है COOH। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या है इसका? 1 2 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन के लिए एथ, फिर एन, फिर ओइक एसिड, क्योंकि एसिड एंड्स विद ओइक एसिड, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं मैम एन क्यों लिखा आपने? डबल बॉन्ड है। बच्चे डबल बॉन्ड से मतलब नहीं होता, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखते हैं हम। कार्बन कार्बन, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, सारे कार्बन के बीच में से किसी में भी डबल बॉन्ड आता है तो इन हो जाता है, किसी में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, और ऐसा सवाल है जिससे हम ये देखते हैं कि साइंस का एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में। सवाल है, पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन स्टोन, है ना, ऐसे पुरानी मूवी में देखते थे, इसको बोलते भी थे धोबी पछाड़ और बीट इट विद अ पैडल, देखा है ना। हम घर में बोलते थे उसको सोटी। आई एम नॉट श्योर आप सब लोग क्या बोलते हो। मम्मी उससे ऐसे, हम उसको बैट बॉल खेलने के भी काम में ले लेते थे। ओके, स्क्रब विद अ ब्रश और द मिक्सचर इज एजिटेटेड, है ना, वो ऐसे ऐसे करके ब्रश भी से स्क्रब किया जाता है, या फिर हम ऐसे ऐसे वॉशिंग मशीन में भी डालते हो, वो कपड़ों को कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करती है ना। तो वो बोल रहा है कि जो एजिटेशन है ये क्यों ज़रूरी है कपड़ों को साफ करने के लिए। बढ़िया सवाल है कि नहीं है? एक तरीके से क्लेंजिंग एक्शन सोप और डिटर्जेंट की बात की जा रही है। तो आप क्या बोलते हो कि मान लो ये आपका कपड़ा है, इस पे ये डस्ट और डर्ट लगी हुई थी, ठीक है, ये आपके डस्ट डर्ट और ग्रीस के पार्टिकल थे। जब भी आप अपना सोप जो है उसके अंदर ऐड करते हो, सोप के दो पार्ट होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। नॉन आयनिक आपकी टेल होती है और आयनिक हेड होता है ना। तो इसका नेचर भी क्या होता है? नॉन आयनिक। आपका डर्ट ग्रीस का नेचर कैसा होता है? नॉन आयनिक। ये पानी में आना ही नहीं चाहते, पानी में नहीं आना चाहिए, कपड़े से चिपके रहेंगे। आपने सोप डाला, ये जो सोप की टेल है जो एक एल्काइल चेन होती है बहुत ही लंबी, इसका नेचर क्या होता है? इसका भी नेचर होता है नॉन आयनिक, ठीक है। तो ये दोनों बोलते हैं भाई भाई चलो जप्पी पाओ, ठीक है, वो आके जुड़ जाते हैं इससे। सेम नेचर, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा उसको वैसा ही एनवायरमेंट चाहिए। और हेड क्या होता है? हेड की बात करें वो होता है आयोनिक, जिसमें मेरी सोडियम या पोटाशियम का वो एसिटेट वाला चेन है, ठीक है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो सोप में, पोटाशियम सॉल्ट लेंगे तो यहाँ पोटाशियम आ जाएगा कार्बोक्सिलेट का। आयनिक है तो ये इससे जुड़ना नहीं चाहता, इससे दूर भागेगा, पानी की तरफ भागेगा। आपके पानी में कपड़े पड़े हैं, आपने सोप जिसको आप डिटर्जेंट की तरह जो भी है वो जो यूज करते हैं वो सोप भी हो सकता है, मिक्स कर दिया तुमने, और ऐसे जाके आपके ये जो सोप मॉलिक्यूल से जुड़ने लगते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ऐसे एक स्फेरिकल एग्रीगेशन बना लेते हैं, और इस स्फेरिकल एग्रीगेशन को बच्चों क्या बोलते हो? इस स्फेरिकल एग्रीगेशन को आप बोलते हो माइसेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइसेल फॉर्मेशन हो जाती है जगह 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 उसके ऊपर, जिसके अंदर आपकी डस्ट ट्रैप हो गई। अगर आप उसको शेक नहीं करोगे, एजिटेट नहीं करोगे, तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सोप सोल्यूशन है कंटेनिंग डस्ट डर्ट एंड ऑल, ये जो बबल्स है, ये किस तरीके का नेचर शो करते हैं? कोलॉइडल नेचर, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? इनका नेचर होता है कोलॉइडल। कोलॉइडल मतलब आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल हर टाइम पे सस्पेंडेड रहते हैं सोल्यूशन के अंदर। क्या रहता है? सस्पेंडेड। तो आपके डस्ट डर्ट ग्रीस के पार्टिकल अभी भी वहीं रहेंगे, कपड़ों से निकलेंगे नहीं। जैसे आप एग्रीगेट कर देते हो, ये जो माइसेल है कपड़ों से हटने लगते हैं और पानी में आने लगते हैं, ठीक है। जो सस्पेंडेड रहते हैं हमें उनको हटाना पड़ता है, इसलिए वो एग्रीगेशन जरूरी है ना। आप कपड़ों को पानी में बस भिगो के वो सोप डाल के रख दो, अपने आप थोड़ी ना क्लीन हो जाओगे। आप उसको करते हो ना, ब्रश लगाते हो, आप ऐसे ऐसे उसको करते हो, दैट इज नीडेड सो दैट द एंटायर माइसेल कैन कम आउट इन द वाटर, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है। समझ में आया बच्चों? चलो जल्दी से 28 सवाल आ रहा है अभी। 28 सवाल का मतलब समझ रहे हो ना? हमें 1000 लाइक को क्रॉस करना था, याद नहीं है? हर 10 क्वेश्चन पे हमें क्या चाहिए क्या चाहिए? 500 लाइक। तो अभी
इस सवाल से अभी हमारा 100, फिर से 100 बोल रही हूँ मैं, 1000 लाइक का कोटा पूरा हो जाना चाहिए। 100 नहीं 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 बाबा नहीं, तौबा तौबा नहीं, ठीक है, 1000 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए इस सवाल के साथ। बढ़िया सवाल है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। सवाल है अ कंपाउंड एक्स हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं पता, जो पता है चलेगा। इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली विद एन देन एन एडिशन रिएक्शन। एक्स ऐसा सब्सटेंस है जो सब्स्टिट्यूशन शो करता है, एडिशन नहीं करता। इससे पता चल गया कि एक्स एल्केन है, क्योंकि वो हमारा क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वही शो करते हैं, क्या शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। फिर कह रहा है इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम एंड इज प्रेजेंट इन एलपीजी। अब आपको पता है एलपीजी में कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो हम यूज करते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है। फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। इस लाइन से मुझे पता चल गया, और आपको पता है जब जलाते हो घर पे एलपीजी स्टोव जलाते हो, ब्लू कलर की फ्लेम आती है, तो उस एल्केन के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्स, वो ये है C4H10। कह रहा है गिव अ बैलेंस इक्वेशन फॉर इट्स कंबशन, कैसे जलाते हैं खाना बनाने के लिए उसको, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो कर रहा है क्लोरीन के साथ। बढ़िया, करके देखें। चलो पहला पार्ट करके देखेंगे इसका, कंबशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट हम क्या करके देखेंगे इसका, कंबशन रिएक्शन। कंबशन ओपी, कंबशन रिएक्शन करें, कौन करके बताएगा, चलो पूरा करो मेरे लिए, पूरा करो, चलो करो, अरे ऐसे कैसे, कंबशन रिएक्शन ऑफ C4H10। आप करोगे क्या, ऑक्सीजन डालोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा CO2 एंड वाटर। अंडरस्टूड है कि हीट लाइट तो निकलेगा ही निकलेगा। चलो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना बहुत आसान है। 4 कार्बन है, आप यहां पे लगा लो 4, ठीक है, कार्बन हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन है 10, यहां लगा लो आप 5, हाइड्रोजन हो गए 10। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 2 8 + 5, 8 + 5 13 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन है। इसको मैं 13 कैसे बनाऊं, अगर मैं इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो क्या ये 13 ऑक्सीजन देगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 13 लिखूंगी यहाँ पे, एक बात से चलो मैं समझाती हूँ, मैथ्स करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स करते हैं, मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 13, एक मिनट, इस पे और जगह बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। अब बताओ कितने ऑक्सीजन हुए, 13 × 2 26 ऑक्सीजन हो गए। अगर 26 ऑक्सीजन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 26 ऑक्सीजन थे, उसको 2 से डिवाइड कर दूं, 13 ऑक्सीजन बचेंगे, वही मैंने किया है, ठीक है। तो हो गई C4H10 + 13/2 ऑक्सीजन + 4 CO2 + 5 H2। अब बच्चों को लगता है कि मैम कोई भी मॉलिक्यूल को ऐसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को हटाना है, इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, पूरी की पूरी इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इस पूरी की पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो था C4H10 + 13/2 O2, वैसे ये भी सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है, 5 H2O, यही रिएक्शन थी, एक मिनट, हाँ यही रिएक्शन थी मेरी बच्चों, है ना, ये भी सही है। बट अगर मुझे इस 2 को हटाना है, मुझे पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 C4H10 प्लस 2 से 2 कैंसिल 13 O2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 CO2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 वाटर। दिस इज योर आंसर, देख लो एक बार, दिस इज योर आंसर। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को लग रहा है कि समझ नहीं आया तो बता दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बेसिक कॉमन मैथ्स था जो आपको पता ही होना चाहिए एटम्स, ठीक है, जो आपको पता ही होना चाहिए। प्लीज इसको ध्यान से देखो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। ऑल राइट, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो। फिर इसमें पूछा है कि इसकी रिएक्शन, एक और पार्ट हमें करना है, वो करना है कि इस ब्यूटेन में हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन जब भी कराते हैं हमारी सनलाइट जरूरी होती है,
ठीक है, इसीलिए सनलाइट डाला है, क्लोरीन डाला है, क्योंकि ऐसे तो क्लोरीन एडिशन भी शो कर सकता था। अगर नहीं शो करते तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्लोरीन ऐड करोगे, उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती, एडिशन शो करता है। यहाँ पे सनलाइट चाहिए। तो बस अब आपको पता है कि इसका काम क्या है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, इन पे CH3 लगा है, ये भी CH3 वाले कार्बन होते हैं, बीच वाले CH2 होते हैं। क्यों? कार्बन की वैलेंसी मेरे को 4 पूरी करनी है। मैंने डाला है क्लोरीन जो है Cl और Cl। पहले स्टेप में क्या होगा, जगह बनानी है, HCl को लेके चला जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के पास एक जगह खाली हो गई, तो बस क्लोरीन आके अटैक कर देगा। क्या बोलेगा? अटैक। ठीक है, तो बस कर लो, 1 2 3 4, चौथे पे 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आके जुड़ गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। CH3 CH2 CH2 और साथ में क्या निकल गया? HCl। बस हो गया, देखो हो गया। हाँ जी, आपके सामने है। चलो नामकरण करो, इसका नाम बताओ। मैं साइड में हट गई हूं ताकि आप बोर्ड को देख सकें और देखें कि क्या लिखा हुआ है। C4H10 मेरा ब्यूटेन था, है ना, मेरा ब्यूटेन था, और ब्यूटेन से मैंने क्या बनाया है? दिस इज माई ब्यूटेन। ब्यूटेन से बना दिया मैंने, क्लोरीन लगा है, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, दिस इज क्लोरोब्यूटेन। डन है, दिस इज क्लोरोब्यूटेन। करेक्ट, करेक्ट। आगे बढ़े, देख लिया। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, फिर मत बोलना एजी मैम नहीं हुआ, नहीं कराया, एक्सेट्रा। ऐसे सवाल XYZ वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक काफी इंपॉर्टेंट है। 1000 लाइक पूरे हुए, दोस्तों को बोला, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि बहुत ही जरूरी सेशन, सारे फंडामेंटल्स आज एकदम क्लियर हो जाएंगे, सवाल अटेम्प्ट कैसे करने हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर अगले जो लास्ट के जो 10 सवाल हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 सवाल है हमारे सामने, ये भी बढ़िया सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है, एक मिक्सचर जब आप लेते हो इथाइन का, ऑक्सीजन के साथ लेते हो वेल्डिंग पर्पस के लिए, वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। बेटा इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब भी वो प्योर ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, इथाइन का कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन भी है। ठीक है, इथाइन इज बेसिकली व्हाट, इथाइन का मैं कॉमन नेम लिख लेती हूँ एसिटिलीन, एसिटाइलिन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक सब्सटेंस बनाते हैं कॉल्ड एज ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सीजन जुड़ गया उसके साथ एटॉमिक फॉर्म में, ऑक्सी एसिटिलीन, और इस रिएक्शन में हीट एनर्जी, आई मीन बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ये जो मिक्सचर है, अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस के पास। फिर आप वेल्डिंग कर सकते हो। इथाइन वो जो वेल्डिंग पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं ना एक, और वो वेल्डिंग करते रहते हैं लगा के मास्क, वो यही होता है, उसमें से गैस निकल के आती है। इथाइन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में मिक्स होता है, जब वो उसको ऐसे जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन, इतनी एनर्जी निकलती है वो वेल्ड करने के काम आती है, चाहे वो क्रैक्ड पार्ट्स हो या जो भी हो। ठीक है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर तुमने मिक्सचर ले लिया इथाइन का, विच इज योर एसिटिलीन, विद एयर, तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, एयर और ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एयर तो मेरा मिक्सचर है ना, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है 78%। तो क्या होता है कि जब इथाइन के साथ उसको बर्न करोगे, बनाने की कोशिश करेगा वो गिवन सब्सटेंस, बट एनर्जी उतनी निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इट्स नॉट प्योर ऑक्सीजन, इट हैज़ सो मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का काम ही यही है। अगेन साइंस इज एवरीवेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत खराब है, बहुत अच्छा होने के साथ साथ बहुत खराब है। ऐसे चीज़ों के आग पकड़ जाएगी, कंबशन हो जाएगा, एनर्जी इधर उधर आग लगती रहेगी। नाइट्रोजन उसको बैलेंस करती है, कूल ऑफ करती है, बहुत ठंडी गैस होती है। तो नाइट्रोजन एक तरीके से ये एनवायरनमेंट इसीलिए ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है ये आपको पता हो। ठीक है, नाइट्रोजन इज इन मोर अमाउंट एंड इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन पॉसिबल है, इतना हीट एनर्जी भी नहीं निकलेगा। सॉर्टेड। चलो फिर अगला सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। सवाल क्या कह रहा है? वाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीधा सीधा रिएक्शन पूछा है केमिकल प्रॉपर्टीज से। इथेनॉल क्या होता है? आपका C2H5OH
आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इथेनोइक एसिड में विच इज CH3COOH। ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले लिखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली दो काम होते हैं। क्या? जो आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। एक है ऑक्सीजन का एडिशन और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, ऐसा ही होता है। जब आपका ये कन्वर्जन हो रहा है, ये देखो 5 और एक 6 हाइड्रोजन थे, 3 और एक 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो क्या हाइड्रोजन का लॉस हुआ? टिक। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं। क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ? टिक। तो वो डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आपके सामने दोनों पॉइंट। As we see that when ethanol converts into ethanoic acid, it shows the addition of oxygen as well as removal of hydrogen, which stands the point correct that this is the oxidation reaction. 2 नंबर में सवाल आएगा, आपको अच्छे से समझ आ गया, आप पूरे नंबर लेके आएंगे। लेके आएंगे ना? बिल्कुल लेके आएंगे। इस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरने नहीं देना है। ऑलराइट, अगला सवाल है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एडेड टू मेक इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? What is the name of the mixture formed? बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि इथेनॉल, आप सबको पता है कि ये जो इथेनॉल होता है इसको हार्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, हाँ कि नहीं? इसको हार्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे सबसे अच्छा सॉल्वेंट इथेनॉल माना जाता है। और अगर आपने इथेनॉल ऐसे ही सप्लाई करना शुरू कर दिया इंडस्ट्री को, बहुत जगह चांसेस है उसके मिसयूज होने के। बीच में ही हो सकता है गाड़ी वाड़ी से लोग मार लें उसको, है ना? हम नहीं चाहते ऐसा हो। अब जो भी केमिस्ट होंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, वो इतने स्मार्ट इनफ है कि उनको इम्प्योर फॉर्म में भी मिला तो वो उसको प्योरीफाई कर लेंगे आसान कुछ तरीकों से। मुझे ऑक्सीजन का नेचर को चेंज करना है, उसको बोलेंगे नॉट ऑक्सीजन, अल्कोहल के नेचर को चेंज करना है, विच विल बी कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। अब वो बोल रहा है कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाना है, तो एक बहुत ही लीथल सब्सटेंस है जो ऐड कर दिया जाता है तो इसी का भाई बस बहुत खतरनाक है, वो है मीथेनॉल। ये मीथेनॉल जो है, इवन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स वेरी वेरी लीथल, बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर ये मिल गया उस अल्कोहल के अंदर, ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर सकता है, इंसान अंधा हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हो गया, हमारे सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, बायो में पढ़ते हो, कोएगुलेट हो जाता है, जमने लगता है, बोलते हैं ना खून जम गया। तो खून का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा बॉडी में, दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेके जो हीमोग्लोबिन जाता है वो भी नहीं पहुंच रहा, अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल को जो अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग से, उसको बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, के मैंने अल्कोहल के नेचर को चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं है मीथेनॉल ही मिलाया जाए, आप और भी अल्कोहल के अंदर सब्सटेंस मिला सकते हो, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, स्मेल चेंज हो जाएगी, कॉपर सल्फेट, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो जाएगा, पेरिडीन, एक डिफरेंट कलर की स्मेल देगा वो। ठीक है, डीनेचर करने के लिए बहुत कुछ डाल देते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है, तो बापू सेहत के लिए हानिकारक है वो नहीं पता, बट ये बहुत हानिकारक है। ठीक है, दूर रहना, बच के रहना, या ठीक है। चलो आगे बढ़े, पता चल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 सवाल कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। यहां से आंसर का जवाब मिला कि नहीं मिला बच्चों? पी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हिंट हमेशा मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना बिना हिंट के सवाल पूछ लेगा। पी एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाइन में मिलता है। अब बच्चों का आंसर ऐसे आएगा, क्विक बता दो मैम, अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है? C2H5OH, यही है जो ड्रिंकेबल है, जिसे पिया जाता है, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, राइट। अब पूछा है कि ये जो P है ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक नया सब्सटेंस बनाता है, क्यों? अब आपको बहुत अच्छे से याद है कि नहीं, कि ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है, ये है OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा। थोड़ी देर पहले ही सवाल किया है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH। 2 हाइड्रोजन निकल गए,
वो एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, नेसेंट फ्री ऑक्सीजन, एक जाके यहाँ जुड़ेगा, एक वो जो हाइड्रोजन निकाला है ना इसने उसके साथ जुड़ता है तो पानी निकलता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज करके मुझे इथेनोइक एसिड, इथेनॉल कन्वर्ट्स इनटू इथेनोइक एसिड व्हेन वी टेक इट एंड रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और साथ में निकलेगा पानी। क्या यही पूछा है? पी यस, क्यू यस। क्या आपने रिएक्शन लिख ली? आपने रिएक्शन भी बता दी। क्या आपको अच्छे से समझ आ गई? मैं डिटेल से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो द बेस्ट पार्ट इज नाउ यू नो इट. Now you know it all. Now you know it what kind of a questions will be asked in exam. So you will definitely rock it. We will rock it. हाँ, चलिए सवाल करें। 25th सवाल। हाँ चलो, एक सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं। सवाल पढ़िए आप मीनवाइल। कैसा सवाल है ये? अच्छा सवाल है कि नहीं है? देख लेते हैं। एक कंपाउंड X है, आपको पता है, आप मोटे मोटे सारे इंपॉर्टेंट सवाल कर चुके हो, वही घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के कुछ और ट्विस्ट के साथ वो दोबारा देगा। तो X एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब हीट करोगे 443 केल्विन। अब बताओ याद आए कि नहीं? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? अरे मैम कराया था, ये कुछ सुना सुना लग रहा है, ये कुछ सुना सुना लग रहा है। इनका काम क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। इस X में से पानी को निकालेंगे, ठीक है। X ऑन रिएक्शन विद सोडियम गिव्स अ गैस Z. X एक ऐसा सब्सटेंस है, जब आप सोडियम से रिएक्ट करोगे एक ऐसी गैस निकालता है जो कलरलेस होती है, ठीक है, ठीक है। उस गैस को मैंने Z नाम दे दिया। हमें X, Y और Z को आइडेंटिफाई करना है। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Y. ओके, X से जब Y बनता है, एंड राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे X से Y क्या बनेगा वो बताना है, और जो X है जब सोडियम से रिएक्ट क्या करके Z को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कलरलेस गैस जो जनरली आपने सिलेबस में पढ़ी है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलता है जब मेरा ये X के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसमें पढ़ा है क्या कोई आपने रिएक्शन इसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट? नहीं ना। तो यहाँ से आइडेंटिफाई होगा कि गैस तो हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन आएगा भी क्यों? इसमें कुछ ऐसा होगा, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। थोड़ा याद आया कि वो X सब्सटेंस क्या होगा? बेसिकली अल्कोहल, C2H5OH। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपका इथेनॉल होता है, जो आपका अल्कोहल होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे पानी निकालता है वाटर, और आपका एल्कीन बन के आता है, ठीक है, इथीन बन के आ गया। और ये रिएक्शन भी जस्टिफाई हो गई जो यहाँ लिखी है। सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा। हाइड्रोजन तो बना ही, साथ में निकला C2H5ONA, ठीक है, C2H5ONA। हाइड्रोजन गैस बैलेंस नहीं किया ये वाला पार्ट मैंने लेफ्ट वाला, पर आप देख लो। X, Y, Z को आइडेंटिफाई करना है। X हो गया मेरा इथेनॉल, Y बन गया मेरा इथीन, और Z जिस गैस की बात हो रही है, अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ चुके हो। अल्कोहल और इथेनोइक एसिड आपका डिटेल में है कि अल्कोहल से जब सोडियम मेटल डालोगे उसमें, अल्कोहल से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके सोडियम उसकी जगह ले लेगा। इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में पूछा है रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब तुम्हें अच्छे से पता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। वाटर के रिमूवल को क्या करता है? ये बढ़ाता है, ये इनिशिएट करता है, ठीक है, ये वही कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यस, नाउ यू नो इट। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। यस 26। तो स्टूडेंट्स 1500 लाइक का टारगेट था, 1250 हो जाने चाहिए था ना। हर 10 सवाल पे 500 लाइक, 10 500, 5 और हो गए 25, 1250। 30 सवाल होने पे 1500 लाइक चाहिए। कार्बन कंपाउंड इज लाइक तबाही। अब वो तबाही नहीं लगेगी, अब लगेगा ऐसा ही बच्चों वाला खेल है ना। चलिए 26 सवाल। What happens when 5% alkaline KMnO4 is added drop by drop to warm ethanol taken in a test tube? It's like नन्ना मुन्ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल। तो आपके 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेबस में है जो आपको पता होना चाहिए। एक है अल्कलाइन KMnO4 विच इज पोटाशियम परमैंगनेट,
दूसरा है एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसको डाइक्रोमेट क्यों बोलते हैं? डाइक्रोमेट, डाई दो के लिए, क्रोमीन जो है 8 क्यों लगता है आपको पता है? जब भी किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा हो तो वो 8 से एंड होते हैं। सल्फेट, कार्बोनेट, है ना, उसी तरीके से क्रोमेट। पर डाइक्रोमेट क्यों? क्योंकि 2 क्रोमियम थे। पहला सब्सटेंस पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, इसीलिए पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो बस उनमें से एक गिवन है यहाँ पे, तो आपको पता है ये किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आपने इथेनॉल में डाला है, इथेनॉल इज C2H5OH। आप क्या कर रहे हो? ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कलाइन KMnO4 ऐड कर रहे हो। 2 नेसेंट ऑक्सीजन, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन निकालता है, इस पे होगा अटैक, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ले जाएंगे, पानी बनेगा। 1 ऑक्सीजन बच गया, वो यहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना, और 1 ऑक्सीजन ऐड हो गया। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉइक एसिड में। यही पूछा है, स्टेट द रोल ऑफ अल्कलाइन KMnO4, दैट्स एक्टिंग एज OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप रिएक्शन लिख पा रहे हो? लिख पा रहे हो। क्या बन रहा है? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। डन है। सारे सवाल एक तरीके से सारा का सारा रिवीजन हो गया है हमारा व्हेन इट कम्स टू कार्बोनाइज्ड कंपाउंड। चलो, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 27, बहुत क्लोज है हम। ओके, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। ये वाला ग्रुप, और इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन होती है, याद रखना ये ग्रुप है मेरा एल्डिहाइड, मुझे उसका पहला मेंबर लिखना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट उमंग के सेशन में कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड का, ये RCHO, एक अल्काइल ग्रुप के साथ CHO जुड़ा है। क्योंकि वो पूछ रहा है पहला मेंबर, पहला मेंबर मतलब एक कार्बन वाला मेंबर, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है, तो ये जो R है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है CHO के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन है, हम रखेंगे n की वैल्यू 0 ताकि मुझे अपना फर्स्ट मेंबर मिल सके। ठीक है, मुझे अपना फर्स्ट मेंबर चाहिए, n की वैल्यू 0 रखूंगी। रखो जरा C0, क्योंकि एक भी कार्बन नहीं चाहिए। हाइड्रोजन हो गया 0 + 1, 1 हाइड्रोजन, तो H बचा यहाँ पे और ये जुड़ गया CHO से। दिस इज माई फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली दैट इज बीइंग आस्क्ड, जिसका नाम है मीथेनॉल। ठीक है, अगेन स्मॉल में लिखो मीथेनॉल। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर भी बता सकती हूँ। HCHO को आपको ढंग से लिखना है, ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है। H है, कार्बन से जुड़ा है, कार्बन एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा या 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी है, जितनी वैलेंसी उतनी बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, बना रहा है, मीथेनॉल। ठीक है, दिस इज योर मीथेनॉल, कॉमनली कॉल्ड एज, कॉमन नेम भी मैं बता देती हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल है बहुत, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फन के लिए। देख रहे हो, ऐसे नहीं लग रहा कोई ये इंसान की सर है, ये 2 पैर हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलो आगे बढ़े। ओके, सवाल करेंगे आगे। चलिए अगला सवाल आएगा, सवाल नंबर 28। एंड सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। जितने भी हमारे फ्यूल हैं, चाहे आप नाम लो, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, उसके अलावा वैक्स है, अल्कोहल है। अल्कोहल इज अ वेरी गुड फ्यूल बाय द वे, पावर अल्कोहल बोलते हैं। जितने भी कंट्रीज है ना जहाँ पे बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, वो आपके पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर थोड़ा अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। एंटी फ्रीज एजेंट होता है वो। ठीक है, उसका काम क्या होता है? जमने नहीं देता, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, तो जमता नहीं आपका फ्यूल, गाड़ी बंद नहीं पड़ती ठंडे शहरों में, ठंडे देशों में। ठीक है, अल्कोहल हो गया। घर पे हम LPG यूज करते हैं, विच इज योर ब्यूटेन। हम CNG भी यूज करते हैं, वो है आपका मीथेन। आप देख रहे हो मोस्टली जो हमारे फ्यूल होते हैं ना, वो कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जितने भी कार्बन है ना,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड नेचर के हैं. एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर वेरी गुड फ्यूल बिकॉज दे हैव अ लेसर अमाउंट ऑफ कार्बन, और जितना हम उनको एनर्जी देते हैं दैट इज सफिशिएंट इनफ टू बर्न द हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली. उसके अंदर का सारा कार्बन जल जाता है. जब पूरी तरीके से कंबशन होता है बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ब्लू फ्लेम निकलती है. ब्लू फ्लेम में हीट कंटेंट ज्यादा होता है येलो फ्लेम से. ठीक है, तो आप लिखोगे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड फ्यूल. दे बर्न कंप्लीटली, द कार्बन कंटेंट इज गोइंग टू बर्न कंप्लीटली, शोज कंप्लीट कंबशन एंड रिलीज अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दे आर क्लीनर फ्यूल ऑल्सो. ठीक है, दे रिलीज लेसर अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, जिसकी वजह से आपका एनवायरमेंट कम हार्म होता है. अनसैचुरेटेड फिर भी आपके सूट्स ब्लैक कलर के पार्टिकल देते हैं, है ना. कई बार आप खाना बना रहे होते हो, देखते होते हो मशीन पे, कभी देखा होगा यूटेंसिल्स के नीचे वो ब्लैक होने लगते हैं, यूटेंसिल काले पड़ने लगते हैं. वो इसीलिए क्योंकि वो जो कंप्लीट कंबशन होना है ना कार्बन उस फ्यूल का, उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, होल्स ब्लॉक हो गए हैं उसके, जो स्टोव होता है उसके, जो बर्नर होता है. अब स्टोव के अगर वो जो बर्नर है उसके होल्स ब्लॉक हो गए, उससे क्या होगा, एयर पूरी तरीके से, ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल रही, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, कार्बन पूरी तरीके से जलेगा नहीं जो उस हाइड्रोकार्बन के अंदर है, नहीं जलेगा तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जब हीट मिलती है तो रेड हॉट होते हैं, रेडिश येलोइश, तो वही कलर फ्लेम का मिलेगा. और जब वो ठंडे होते हैं, जब उसके बॉटम से टकराते हैं तो वो ठंडे होके वो कार्बन के ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सूट पार्टिकल विच इज ब्लैक इन कलर, क्योंकि कार्बन का अल्टीमेट कलर वही है. तो इसी वजह से वो मुझे सूट मिलता है उसके नीचे. काज लगा सकते हो उसकी. चलिए आगे बढ़े. 29 सवाल बच्चों, टॉप 30 सवाल में से कि इसके अलावा कुछ क्या ही आएगा. सेकेंड लास्ट सवाल है हमारा. एक्साइटेड? अभी तक बाय द वे कितने सवाल सही कर पा रहे हो ऑनेस्टली बताना. क्या आप 28 सवालों में से कम 22-23 सवाल कर पा रहे हो? देन यू आर गुड टू गो. थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे, मोर देन सफिशिएंट. इस वीडियो को 2 से 3 से 4 बार भी देख सकते हो. ठीक है, सवाल कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप. तो हार्ड वाटर जब भी सोप के साथ रिएक्ट करता है स्कम बनता है. यही सोप का डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर से रिएक्ट करने के लिए. ठीक है, वेस्टेज ऑफ सोप, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, वो लैदर बनाएगा ही नहीं. तो वो होता क्या है कि हार्ड वाटर, बेसिकली पहले आपको बताना है कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, वो हार्ड बनाते हैं पानी को. कैल्शियम मैग्नीशियम के आयोन्स के उनके जो सॉल्ट बनने वाले हैं वही पानी को हार्ड बनाते हैं. हार्ड बनाने का मतलब वो सोप के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे स्कम बना के, और वो पानी थोड़ा सॉल्टी भी लगेगा आपको, नमकीन सा खारा पानी हम बोलते थे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अब ये मान लो कि मेरे पास ये वाली इम्प्यूरिटी, ये वाला सॉल्ट पड़े हैं उस पानी के अंदर जो उसको हार्ड बना रहे हैं. जैसे आप सोप डालोगे, एक सोप का एग्जाम्पल ले लो. मैंने ये वाला सोप का एग्जाम्पल ले लिया, वन ऑफ द सोप, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सोडियम. ये पाल्मिटिक एसिड है पर नेगेटिव चार्ज है तो 8 से एंड करेगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम पाल्मिटेट. क्या नाम हो गया? सोडियम पाल्मिटेट. ठीक है, फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूं कैल्शियम सल्फेट. रिएक्शन कौन सी होगी? डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव. ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा. तो 2 सोडियम चाहिए मुझे, तो ताकि वो सल्फेट के साथ जुड़ सके, ताकि मैं सही फॉर्मूला लिख सकूं. Na2SO4 होगा ना, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा. एक कंपाउंड के अंदर टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. तो चलो इस रिएक्शन को मैं इधर लिख लेती हूं. Na2SO4 बनेगा, साथ में 2 मॉलिक्यूल इसके विच इज C15H31COO, उसका ट्वाइस होगा, और साथ में लगेगा कैल्शियम. क्यों? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों? सेम. तो ये बन गया, ये है स्कम, इसका नाम है कैल्शियम डाइपाल्मिटेट. ठीक है, तो कैल्शियम, एक कैल्शियम है, फॉर्मूला सही लिखेंगे डाइपाल्मिटेट, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करना जरूरी है. यही स्कम है, यही आपका वाइट प्रेसिपिटेट बना के निकल रहा है.
ठीक है, यही वो स्कम है। सोप चाहे आप कोई भी लो, दैट्स नॉट व्हाट आर कंसर्न इज। सोडियम स्टीयरेट भी ले सकते थे, पोटाशियम स्टीयरेट भी ले सकते थे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, वही दिखाया कि सोप जैसे ही आप हार्ड वाटर में डालोगे वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ऐसे सब्सटेंस बनाता है विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, स्कम की फॉर्म में नीचे सेटल होने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू टेल, एंड दैट्स हाउ यू गेट फुल नंबर इन सच क्वेश्चंस। गॉटचा? गॉट इट? बस फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, आखिरी सवाल बच्चों, तैयार हो? आखिरी सवाल किया जाए? चलो फिर आखिरी सवाल कर लेते हैं। आखिरी सवाल आया ये, ऐसे सवाल आइला पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे बेसिकली। ओके, सवाल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A is a constituent of antifreeze and has a molecular formula C2H6O। तो जो भी बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं उनको पिछले सवाल से पता है इसका आंसर। क्यों? बताया था कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? अल्कोहल, इथेनॉल, पावर अल्कोहल। और दूसरा ये दे भी दिया, ये यहां से पता कर लो आप कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया, उनका जो जनरल फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, CnH2nO। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज दे फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला CnH2nO। ठीक है, लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, उसके अंदर फॉर्मूला होता है CnH2n+2 उस O के साथ। तो मान लो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन हो गए 4 + 2 तो C2H6O। ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, यहां से भी आप कंफर्म कर सकते हो। दूसरा यहां पे बता दिया कि वो एंटी फ्रीज है, ये एंटी फ्रीज का काम करते हैं, कोल्ड कंट्रीज में अल्कोहल के साथ मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसको रिएक्ट कर रहे हो आप अल्कलाइन की MnO4 से। अब तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, इस वाले पोर्शन में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द कंपाउंड A इज ऑक्सीडाइज्ड टू B। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ पे लिखूंगी कि A मेरा क्या है? A है मेरा C2H5OH, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अल्कलाइन की MnO4 से हमने इसको ट्रीट किया। अल्कलाइन की MnO4 से ट्रीट करने पे क्या मिलेगा बच्चों? ये यहाँ पे B बताना है, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। बार बार ये हम कर चुके हैं, ये मेरा मेन कंपोनेंट बनेगा। तो ये मेरा B हो गया विच इज योर इथेनोइक एसिड। फिर बोल रहा है कि A is oxidized to another B with formula C, identify the compound A and B। A जो है एंटीफ्रीज है, उसका फॉर्मूला बता दिया। A जो है ऑक्सीडाइज करके B में कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, C कहां से आ गया भाई? अपॉन रिएक्शन विद अल्कलाइन के MnO4 द कंपाउंड A is oxidized to B विद फॉर्मूला C। अच्छा, तो ये C हो गया। ठीक है, A जब ऑक्सीडाइज होता है तो कह रहा है B दे रहा है एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके विद C, तो B हो गया मेरा एसिड और C हो गया वाटर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ B। हमने कर दिया ना, सॉर्टेड है ना, बस यही पूछा था। कोई दिक्कत परेशानी दोबारा पढ़ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। B के साथ C भी निकल रहा है, वो यही बता रहा है, बस फिर सॉर्टेड है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला C था ABC, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, वाटर। डन। अब बताओ कैसा लग रहा है? मेरा एक सवाल है अब आपसे, कैसा लग रहा है? और सवाल में क्या बनाना है? 1 मिनट यहां पे लिख देते हैं। A कॉन्फिडेंट मैम, B सुपर कॉन्फिडेंट मैम, C ओके बट विल प्रैक्टिस मोर। ओके बट विल प्रैक्टिस मोर। और D जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा रामा रे। वो उसी कैटेगरी में आएंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनको कुछ ABCD नहीं पता कार्बन्स कंपाउंड के। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप इसके बाद कैसा फील कर रहे हैं। ये सारे सवाल लगाने के बाद, इसको रिवाइज करने के बाद आप किस लेवल पे हैं। आई वुड लव टू नो दैट बच्चों। और आई होप इस सेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप नहीं, मुझे पता है बहुत हेल्प मिलेगी। सवाल को बार बार लगाओ, बहुत अच्छे से सॉल्व करो। ऑलमोस्ट हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है।
सोप्स डिटर्जेंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो, फ्लेम्स के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, एंड डन डन डन, यही क्वेश्चन आते हैं। आइसोमर के 2-4 और सवाल लगा लो, उसके अलावा क्या ही पूछेंगे, समझ रहे हो? तो दैट्स इट, डन डन डन। 1500 लाइक किए कि नहीं किए बच्चों? टारगेट याद था ना? देखा जाएगा। करारा जवाब। अब एजी मैम क्या ही करारा जवाब दे सकती है आप लोगों को। बस मेरा तो यही है कि मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, आप अच्छा करो लाइफ में भी, एग्ज़ाम में भी, आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग भी बनी रहे, क्योंकि एट द एंड उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, आता जाता रहेगा। एग्ज़ाम्स देने हैं, अभी बहुत एग्ज़ाम देने हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ गया, ठीक है? तो अभी से इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज़, इट्स नॉट वर्थ इट। या तो अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप मज़ा भी आया होगा। डू लेट मी नो, लीव अ गोल्डन हार्ट एज वेल। मैं मिलूंगी अगली बार मेरे बच्चों, टू लेट मी नो द आंसर फॉर दिस ऑल्सो। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब एंड शब्बा खैर, बाय बाय, हस्ता ला वस्ता।